वैसे मैं एक एकेडमिशियन नहीं हूँ, तो मैं अपनी बात को कथाकार के दृष्टिकोण से रखना चाहूंगी, क्योंकि मेरे विमर्श सायास नहीं होते, मेरे विमर्श रचनात्मक होते हैं। और मैं जो रचती हूँ और उसमें जो गूंजता हुआ रह जाता है, उससे आप लैंगिक असमानताओं को लेकर उठी आवाज और उनके प्रति मजबूत पक्षधरता का नाम दे सकते हैं। आज जो हमारा विषय है स्त्री विमर्श और उसके भारतीय और पश्चिमी संदर्भ, अक्सर हम भारतीयों को भारतीय फेमिनिज्म के लिए कहा जाता है कि ये हमने विदेशों से आयातित किया या हमने इसको विदेशों से अपनाया। लेकिन अगर हम अपने पुराणों में कहीं गहरे उतरे तो जिस पंचकन्या का जिक्र हो रहा था, तो मैं बात वहीं से करती हूँ कि वे कन्याएं जिनके स्मरण मात्र से पाप मिट जाते हों, उनको लेकर हमारे पुराणों में एक श्लोक है कि वे 5 स्त्रियां जिन्हें कन्या कहा गया, वे ऐसी स्त्रियां थी जिनके एक से अधिक पुरुषों से संबंध रहे या एक से अधिक पुरुषों से विवाह हुए। तो आप कहेंगे फिर वो कन्या कैसे है? तो ये सबसे बड़ा हमारा जो वैचारिक और पौराणिक और अपना सांस्कृतिक फेमिनिज्म है, वो इसी में छुपा है। क्योंकि अगर आप द्रौपदी को देखेंगे तो कभी भी द्रौपदी के साथ में आप एक अकेले अर्जुन को या युधिष्ठिर को या भीम को नहीं देखेंगे, उनके या नकुल और सहदेव को नहीं देखेंगे, आप उनके द्रौपदी को द्रौपदी देखेंगे। और अगर आप अहिल्या को देखेंगे तो अहिल्या के पीछे कहीं भी आपको इंद्र और गौतम नहीं दिखेंगे। अगर आप ऐसे ही तारा को देखेंगे तो तारा का अपना वजूद है, कुंती का अपना वजूद है, और तारा, कुंती, मंदोदरी, अहिल्या और तारा, कुंती, मंदोदरी, अहिल्या और द्रौपदी। तो इन सभी के पीछे अगर आप देखेंगे तो इनके अपने वजूद है, और ये वजूद होना, इस वजूद की ठसक होना, इस वजूद का अपने आप में पहचाने जाना ही मेडन होना कहलाता है। ऐसे ही हम ग्रीक मैथोलॉजी में देखें तो वहां पे भी मेडन्स होती हैं, कि जिनके होने का अर्थ उनकी वर्जिनिटी से नहीं है, उनके होने से है, कि उनके होने पर किसी भी पुरुष की परछाई अभी तक नहीं पड़ी है। भले ही फेमिनिज्म एक सार्वभौमिक अवधारणा है, लेकिन अगर हम इसे देखें तो उसके हर जगह सांस्कृतिक संदर्भ बदल जाते हैं। इस संदर्भ में मुझे एलिस वॉकर की ये बात बहुत याद आती है कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं वुमनिस्ट हूँ। क्योंकि मैं एक ब्लैक वुमन हूँ, मुझे अपनी मानसलता प्रिय है, मुझे श्रृंगार प्रिय है, और मुझे अपने होने का, अपने नृत्य का, अपने प्रेम का अभिमान है, मुझे इसमें ग्लानि नहीं है। और जबकि पाश्चात्य विमर्श में खाटी फेमिनिज्म को देखें तो श्रृंगार को लेकर अक्सर कह दिया जाता है कि ये पितृसत्ता का प्रतीक है, तो वहां एलिस वॉकर इसको खारिज करती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि भारतीय संदर्भों में भी देखें तो हम फेमिनिज्म से ज्यादा वुमेनिज्म के करीब हैं। एलिस वॉकर की आप ये पंक्ति देखिए, ये मुझे बहुत पसंद है। वुमेनिज्म इज टू फेमिनिज्म एज पर्पल टू लेवेंडर। इसका मतलब है कि दोनों विचारधाराएं एक दूसरे से मिलती जुलती तो हैं, लेकिन वुमेनिज्म ज्यादा व्यापक, ज्यादा गहरा और समृद्ध रंग है, जबकि फेमिनिज्म उसका हल्का, संकुचित हिस्सा भर है। आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि आधुनिक इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म ने वुमेनिज्म के कई विचार अपना लिए, लेकिन वॉकर के समय में मुख्य धारा का जो फेमिनिज्म था वो काली महिलाओं को काफी हद तक नजरअंदाज कर देता था। वो उनके दुखों को, उनकी समस्याओं को कभी देखता नहीं था, उनके जीने के तरीकों को, उनकी आदिवासी मान्यताओं को। ऐसे ही जब भी हम किसी आधुनिक फेमिनिज्म की बात करते हैं तो हम उन आदिवासी स्त्रियों के अंदर जो आधुनिकता पहले से है उसको हम भूल जाते हैं कि उनको दरअसल किस किस्म की फेमिनिज्म की दरकार है। कई आदिवासी सभ्यताओं में हम देखें मातृसत्तात्मक परिवार है, वहां पे स्त्री को उस तरह से फेमिनिज्म की जरूरत नहीं है कि उसको कपड़े पहनने की या इसकी आजादी चाहिए या किसी और किस्म की आजादी चाहिए। हर सांस्कृतिक संदर्भों में आजादी के और चेतना के अलग अलग संदर्भ हो सकते हैं। मैं भारत की स्त्रियों के संदर्भ में हमेशा वुमेनिज्म की पैरवी करती हूँ और ऐसा मैं अक्सर लिखती भी हूँ, जहां श्रृंगार, नृत्य और उत्सव प्रियता और मानसलता को लेकर कोई पितृसत्तात्मकता को संतुष्ट करने जैसा भाव नहीं आता। ऐसा स्वयं स्त्री के लिए होता है।
और हम पाश्चात्य फेमिनिज्म की जड़ों में जाएं तो 18वीं शताब्दी में ये मिलती है। और हमारे यहाँ फेमिनिज्म की जड़ें बहुत 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 पीछे कहीं मिलती है। और अगर हम देखें 18वीं शताब्दी से बहुत पहले हम अक्का महादेवी, अंडाल की जो जिक्र हो रहा था, मीरा का जिक्र हो रहा था, ऐसी ऐसी विद्रोही स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने पितृसत्ता का जमकर विरोध किया है। जब यूरोप और अमेरिका में महिलाओं ने अपनी आवाज उठानी शुरू की, पहली तरंग जो 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आई, मुख्य तौर पे वोटिंग के अधिकार के रूप में आई कि हमें वोट देना है, हमें ऐसा व्यक्ति चुन के लाना है जो हमारे अधिकारों की रक्षा करे, तो वो भी वहां पुरुष ही होता था। ब्रिटेन में सुफ्राजेट आंदोलन और अमेरिका में सेनेका फॉल्स कन्वेंशन जैसे घटनाक्रमों ने महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाई। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की किताब है अ विंडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन ने तर्क दिया कि महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता समाज के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी तरंग 1960 और 70 के दशक में आई जो वर्किंग प्लेस में समानता की बात थी। अगर हम आज देखें तो आज हमारे बच्चे कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं और इस समस्या से आज जूझ रहे हैं कि जो पाश्चात्य फेमिनिज्म की बात कार्यस्थल पे समानता की थी, उसको कॉर्पोरेट की दुनिया में हमारे बच्चे और हमारी लड़कियां जो कॉर्पोरेट की दुनिया में काम कर रही हैं, आज इस बात पे लड़ रही है। तो कुछ संदर्भों में हम उनसे पीछे भी चल रहे हैं। घरेलू हिंसा के मुद्दे आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और कई बार बहुत उपेक्षित हो जाते हैं, जबकि अमेरिका में बहुत बड़े बड़े कानून पहले ही आ चुके। हमारे यहाँ आज भी पुलिस आकर अरे भाई मियाँ बीवी का झगड़ा है करके